Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. 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 So last class में हम लोगों ने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एंड ऑल मैट्रिसेस आर नॉट डायगोनलाइजेबल इन नेचर. मैट्रिक्स एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी उसको हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और वो कंडीशन था number of independent eigenvectors of the matrix will be equal to order of the matrix. मैट्रिक्स के number of independent eigenvector और मैट्रिक्स का order अगर दोनों इक्वल हैं तभी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं. हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे. तो आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट टर्म, ये जो डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है इसी का एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ ए मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट करना है, उसमें हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या डायगोनलाइजेशन का हेल्प ले सकते हैं. तो इसलिए फॉर्मूला जो लिखा गया है a टू द पावर m. a एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, तो a इज ए नॉन डायगोनल मैट्रिक्स. उसका एक पावर कैलकुलेट करना है. m इज ए पॉजिटिव इंटीजर. तो a एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, उस नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का पावर a to the power 10, a to the power 20, a to the power 100. तो m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये पावर कैलकुलेट करना है. तो यहां पर भी हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प ले सकते हैं. a to the power m is equal to p d to the power m p इनवर्स. a to the power m को हम लिख सकते हैं p d to the power m p इनवर्स. अब यहाँ पे d क्या है? d is the diagonal matrix corresponding to a. d is the डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए. और इसको डायगोनल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. P एंड P इनवर्स जो पहले भी हमने डिस्कस किया है. ठीक है. तो D इज द डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए. एंड P क्या है? P है सिमिलैरिटी मैट्रिक्स. P इज नोन एज द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स. और जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, द कॉलम्स ऑफ P मैट्रिक्स आर इक्वल टू द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वही P मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं. उसी प्रोसेस से हम डायगोनलाइज करते हैं. तो यहां पर भी ट्रू है, वो A के जो आइगन वेक्टर्स है वो P मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे. नई रिलेशन आया कहां से? a टू द पावर m इक्वल टू p d टू द पावर m p इनवर्स. बिकॉज जो मेन डाउट होगा जो a टू द पावर m कैलकुलेट किया ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में पावर सिर्फ m के ऊपर क्यों आया है? क्या क्या हम p के ऊपर पावर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं? p यहाँ पे p का कोई पावर 1 है, p इनवर्स का पावर 1 है, तो p और p इनवर्स के पावर में m क्यों नहीं आया? वो हम काफी आसानी से समझ सकते हैं. देखिए, according to similarity transformation, D will be equal to P inverse AP. Similarity transformation का यूज करके हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Now नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? P इनवर्स P से प्री मल्टीप्लाई एंड P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों करो. P इनवर्स इससे हमने प्री मल्टीप्लाई किया, सॉरी P से P मल्टीप्लाई, P इंटू D एंड P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई. राइट हैंड साइड में भी P से प्री मल्टीप्लाई एंड P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ आप यहां पे देखिए, राइट हैंड साइड में जो P इनवर्स है इसके बदले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्लेस कर सकते हैं. P इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
तो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या आ जाएगा, ए। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को यूज करके अगर आप ए स्क्वायर ए क्यूब ये इनका कैलकुलेशन करते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब, तो देखिए क्या आएगा। इफ यू कैलकुलेट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, ए के बदले आप रिप्लेस कर सकते हैं पी डी पी इनवर्स, जो ऊपर लिखा गया है। ए के बदले पी डी पी इनवर्स। ए इंटू ए ना। आप यहां पे देखिए पी इनवर्स पी, ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पी इनवर्स ए पी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड आ जाएगा पी इंटू डी स्क्वायर इंटू पी इनवर्स। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। तो राइट हैंड साइड में जो पावर 2 है वो किसके साथ आया है, डी के साथ, डी स्क्वायर। अल्टीमेटली पावर जो है पी के साथ भी होगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये पी इनवर्स पी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। इसको आप ये लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। ऐसे अगर आप ए क्यूब कैलकुलेट करो, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए ये आ जाएगा पी डी क्यूब पी इनवर्स। तो ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर के बदले ये रिप्लेस कर दीजिए पी डी स्क्वायर पी इनवर्स, और ए के बदले पी डी पी इनवर्स। फिर से कैलकुलेशन कीजिए, ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, ए क्यूब इक्वल टू दिस वन। तो ए टू द पावर एम हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इज पी डी टू द पावर एम पी इनवर्स। ए इज ए नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, एम उसका पावर है। तो हमें एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो D is the diagonal matrix corresponding to A, P is the similarity matrix। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब कैलकुलेट किया, और ये फॉर्मेट देख के आप आई थिंक आसानी से आइडिया लगा सकते हैं जो ए टू द पावर एम इसी फॉर्मेट का आएगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है एवरीवन? अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये डी टू द पावर एम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पी इनवर्स तो हमें पता है, पी इज अ सिमिलरिटी मैट्रिक्स। ए के जो आइगेन वेक्टर्स है वही पी मैट्रिक्स के अंदर होंगे। पी कैसे कैलकुलेट करना है बताया गया। डी टू द पावर एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्या है, डी डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए हमें डी टू द पावर एम कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं। तो डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सपोज इस फॉर्मेट का, λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3। ठीक है, तो अगर आपको डी टू द पावर एम कैलकुलेट करना है, एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पावर कैलकुलेट करना काफी आसान है। जस्ट क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनके पावर में भी एम चला आएगा। λ1 टू द पावर एम 0 0 0 λ2 टू द पावर एम 0
0 0 लैम्डा 3 टू द पावर m। डायगोनल मैट्रिक्स का पावर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पावर कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनके पावर में m चला आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए d टू द पावर m हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्या आसान, तो d टू द पावर m इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। p इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है हमें ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको a टू द पावर m मिल जाएगा। क्लियर है मेथड एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, वहां पे हमने मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज हमने यूज किए थे। जिस क्लास में हमने मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे उसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसके आइगेन वैल्यूज गिवन है। तो एक 3x3 मैट्रिक्स है, आइगेन वैल्यूज गिवन है एंड आइगेन वेक्टर्स गिवन है। और क्या कैलकुलेट करना है, a टू द पावर 4 मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। पहले हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करके और उनके जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करके सॉल्व किया। अभी जो हमने पावर ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेशन पढ़ा उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट। ए मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो P D P इनवर्स। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था जब आपको मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स का आइगेन वेक्टर गिवन है, मैट्रिक्स क्या है बताइए। मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू गिवन है, आइगेन वेक्टर गिवन है और मैट्रिक्स क्या है ये पूछा गया है। तो अगर मैट्रिक्स पूछा जाता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A इक्वल टू P D P इनवर्स। अभी डिस्कस किया गया। हमें कैलकुलेट करना है a टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 इक्वल टू लिख सकते हैं आप P D टू द पावर 4 P इनवर्स। अब यहाँ पे P और D क्या मैट्रिक्स है देखिए। डी मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो ए के आइगेन वैल्यूज ही तो होंगे। डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो होंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 0 1 बाकी एलिमेंट 0। दिस विल बी द डी मैट्रिक्स। और अगर हम P मैट्रिक्स की बात करें, P मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है, एनीवन? वेक्टर्स ऑफ आइगेन वेक्टर्स ऑफ A P मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं। तो P मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में आइगेन वेक्टर गिवन है तो फर्स्ट आइगेन वेक्टर फर्स्ट कॉलम जिस सीक्वेंस में गिवन है, सेकंड आइगेन वेक्टर सेकंड कॉलम, थर्ड आइगेन वेक्टर थर्ड कॉलम। दिस इज द P मैट्रिक्स। जस्ट आप यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। P मैट्रिक्स जो ऊपर लिखा गया वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। D टू द पावर 4 क्या होगा देखिए, D पता है, D तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो D टू द पावर 4 कैलकुलेशन भी आसानी होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के पावर में भी 4 चला आएगा, 0 1 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4, all other elements are 0. This is d to the power 4. Now P ऊपर ही लिखा गया है तो P इनवर्स भी आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो P इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं आपको a टू द पावर 4 मिल जाएगा। P ऊपर लिखा गया, P ये मैट्रिक्स है,
यहाँ पे क्या आएगा P इनवर्स, तो P इनवर्स कैलकुलेट कीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यू विल गेट a टू द पावर 4। तो ये भी एक तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। सी ऑप्शन आ जाएगा। टेक्निक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो इस तरीके से हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का पावर। डायगोनल मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का जरूरत ही नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे। D इज दिस मैट्रिक्स, D टू द पावर 4 क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में पावर चला आएगा, दिस इज D टू द पावर 4 बेसिकली। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जिस तरीके से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम मैट्रिक्स के कुछ फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के फंक्शंस, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, एफ ऑफ ए, और एफ ए मैट्रिक्स है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल इन ए। अब बताइए एफ ऑफ ए अगर पॉलिनोमियल इन ए है, पॉलिनोमियल इन ए का मतलब इसके अंदर ए के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ही तो होंगे। सो पॉलिनोमियल इन ए कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ ए। पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ ए। अभी हमने डिस्कस किया था ए का पॉजिटिव इंटीजर पावर ए टू द पावर m हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ए का पावर जो है यूजिंग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के अंदर भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर पावर। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है तो तब भी हम ये सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पी एफ ऑफ डी पी इनवर्स। ये सिमिलर टाइप का फॉर्मूला हमने पावर कैलकुलेशन के लिए भी यूज किया था। देखिए मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। यहाँ पे क्या था, हमें ए टू द पावर m कैलकुलेट करना था, तो राइट हैंड साइड में डी टू द पावर m, ए टू द पावर m कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड साइड में डी टू द पावर m, डी टू द पावर m के साथ p प्री मल्टीप्लीकेशन में है, p इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में है। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा गया। हमें फंक्शन ऑफ a कैलकुलेट करना है, किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल इन a। तो राइट हैंड साइड में देखिए फंक्शन ऑफ d, जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ a है, सिमिलर फॉर्मेट का फंक्शन यहाँ पे आएगा, फंक्शन ऑफ d। फंक्शन ऑफ d के साथ p जो है वो प्री मल्टीप्लीकेशन में है, p इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको f ऑफ a मिल जाएगा। और इस टाइप के फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखिए नीचे लिखे गए हैं। सपोज आपको e टू द पावर a कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए मैट्रिक्स। जो e टू द पावर a है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, a के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। e टू द पावर a के अंदर a के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स है, a स्क्वायर, a क्यूब एंड सो ऑन। तो e टू द पावर a को आप लिख सकते हैं p e टू द पावर d p इनवर्स। cos a p cos d cos इनवर्स। साइन ए भी सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, cos हाइपरबोलिक a p cos हाइपरबोलिक d p इनवर्स। साइन हाइपरबोलिक a p साइन हाइपरबोलिक d p इनवर्स। तो इस टाइप के फंक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल है, बिकॉज e टू द पावर a cos a sin a cos हाइपरबोलिक a sin हाइपरबोलिक a, इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें a के पॉजिटिव इंटीजर पावर सी प्रेजेंट है। तो एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक,
ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, पी इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हमें पता है, पी इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये जो e टू दी पावर डी cos डी sin डी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी यहाँ पे क्या है? डी है यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स, तो डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए। सब 3x3 एज्यूम करते हैं, λ1 λ2 λ3, all other elements are 0। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें इस डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है, e टू दी पावर डी। क्या तरीका है? अभी कुछ देर पहले पावर कैलकुलेशन में हमने क्या किया था? पावर कैलकुलेशन में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका पावर कैलकुलेट किया था। यहां पे क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, e टू दी पावर λ1 e टू दी पावर λ2 e टू दी पावर λ3। डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएंगे। दिस विल बी e टू दी पावर d। सपोज आपको sin d कैलकुलेट करना है, ऐसे आप cos d cos हाइपरबोलिक सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। sin d कैलकुलेट करना है, डायगोनल मैट्रिक्स का साइन, तो क्या होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन कैलकुलेट कीजिए। साइन λ1 0 0 0, साइन λ2 0 0 0, साइन λ3। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन कैलकुलेट करें। इस तरीके से आप डायगोनल मैट्रिक्स का साइन कोसाइन साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है कि हम सारे एलिमेंट्स का साइन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है जब हम सारे एलिमेंट्स का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। एक्सपोनेंशियल जब पूरा कैलकुलेट किया जाता है, आपको लगेगा कैलकुलेट कैसे किया गया? कैलकुलेट करने के लिए तो ये फॉर्मूला बताया गया। देखिए, एक्सपोनेंशियल आप और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे e टू दी पावर d है, इसके लिए आप एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, i प्लस d स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन होता है एक्सपोनेंशियल का, इसको यूज करके भी आप एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट कैलकुलेट कीजिए और फिर सबको ऐड कर दीजिए। ये ऐड करके देखा जाता है, जो फाइनल रिजल्ट है वो इस फॉर्मेट का आता है, e टू दी पावर λ1 0 0 0, e टू दी पावर λ2 0 0 0, e टू दी पावर λ3। ऐसा नहीं है सिर्फ ये आंसर मैच करवाने के लिए ऐसा लिख दिया गया है। एक्चुअल जब ये सीरीज एक्सपेंशन से हम कैलकुलेशन करते हैं तो e टू दी पावर t इसी फॉर्मेट का आता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैट्रिक्स के एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने का मतलब सारे एलिमेंट्स का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है, या साइन कैलकुलेट करने का मतलब सारे एलिमेंट्स का साइन कैलकुलेट करना है। ये जब कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे साइन कैलकुलेट करना है तो साइन का एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो साइन का एक्सपेंशन यूज करके जब पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, फाइनल रिजल्ट इस फॉर्मेट का आता है। हमें उतना सारा कैलकुलेशन एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कोसाइन हो, कॉस हाइपरबोलिक हो, साइन हाइपरबोलिक हो, सिमिलर टाइप का रिजल्ट इनके लिए भी ट्रू है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल ऐसे कैलकुलेट करेंगे,
और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूलेज यूज किए जाएंगे। यहां पर भी P क्या है, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, और P कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें पता है। आई थिंक क्लियर है एवरीवन। Yes, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जस्ट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट्स है 2 1 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस, मतलब cos पाई m/6 एक मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट करना है। किस मैट्रिक्स का, पाई m/6 मैट्रिक्स का। तो m मैट्रिक्स गिवन है, पाई m/6 इस मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो पहले पाई m/6 ये मैट्रिक्स वैल्यू लिख लेते हैं जिसका कोसाइन कैलकुलेट करना है। बेसिकली m मैट्रिक्स के साथ पाई/6 मल्टीप्लाई किया गया। तो m के साथ पाई/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे पाई/3, पाई/6, पाई/6 एंड पाई/3। इस मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कोसाइन कैलकुलेट करने का क्या मेथड बताया गया। कोसाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है cos ऑफ n, ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है n, तो cos n विल बी इक्वल टू p cos dn cos d इंटू p इनवर्स। d क्या है, d इज द डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू n। तो आप यहां पे बताइए कि पूरा कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे आपको d कैलकुलेट करना है, p कैलकुलेट करना है, तो क्या पता होना चाहिए। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों का जरूरत पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का अगर आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या रहा है एनीवन, 2x2 है, कैलकुलेशन आसान है। 2x2 में इतना मुश्किल तो नहीं होता। Please do the calculation. किसी ने बोला है 1 3 जो है वो m, ये m का है, मैंने n का पूछा है। इसका 1 और 3 है m मैट्रिक्स का। n का क्या होगा, 2 और पाई/6, पाई/2 एंड पाई/6। बिल्कुल सही। जो m मैट्रिक्स है उसका 1 और 3 आएगा, यहाँ पे पाई/6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई/2 एंड पाई/6। ये n मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। आइगन वेक्टर कैलकुलेट कैसे करना है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर उससे आप कैलकुलेट करें, जो पाई/2 है, पाई/2 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएगा 1 1 एंड पाई/6 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएगा 1 -1। बेसिकली ये फॉर्मेट कैसे आया, जब आप पाई/2 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो एक दो कंपोनेंट्स के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा, x2 इक्वल टू x1। x1 x2 क्या है, आइगन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, ये x1 है, ये x2 है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे x2 इक्वल टू x1 चला आएगा तो 1 1 लिखा गया है। और जब पाई/6 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे उसमें आएगा x2 इज इक्वल टू -x1, तो 1 -1 लिख दिया गया। ठीक है, नाउ
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पता चल गया। अब बताइए जो डी मैट्रिक्स है उसको आप क्या लिख सकते हो? cos pi by 2 0 0 cos pi by 6। डी मैं cos डी नहीं पूछा है, पाई बाय पता है वो cos डी के लिए है। पाई बाय पाई 0 5 by 3 जो n मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं वही प्रिंसिपल डायगोनल में आएंगे। n मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज है पाई बाई 2 पाई बाई 6, यही इसके प्रिंसिपल डायगोनल होंगे पाई बाई 2 पाई बाई 6। नाउ cos n जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो cos n दैट इज cos पाई बाई 6 इंटू m। p मैट्रिक्स क्या होगा? 1 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 माइनस 1। जो आइगन वेक्टर्स हैं वही p मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे इनटू cos d। d हमें पता है d डायगोनल मैट्रिक्स है, तो cos d आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2 0 0 cos पाई बाई 6। d डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम cos d इस तरीके से लिख सकते हैं इनटू p इनवर्स। इस मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये चेक कीजिए आएगा -1। डिटर्मिनेंट -2 भी आएगा, उसे डिवाइड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट -2 आएगा। प्लीज कैलकुलेट द इनवर्स। ये आएगा 1/2 1/2 1/2 -1/2। ये 2 फैक्टर जो है ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से आएगा। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ p बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा, उसको अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, चेक प्लीज डू द कैलकुलेशन और फिर इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज चेक, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बी ऑप्शन आएगा। सर हाँ बताइए। सर ये पी इनवर्स जो आपने निकाला इसको एक बार सर रिपीट कर दीजिए। कौन सा? पी इनवर्स पी इनवर्स नहीं आएगा क्या सर? किसमें? सबों में। पी में पी इनवर्स में सर। पी इनवर्स यही होगा। इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 और ये 1 हो जाएगा और ये -1 यही है। डिटर्मिनेंट -2 है, चेक करके देखिए ये आ रहा है। पी इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है, एडजॉइंट ऑफ पी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीड एनी स्कूल लेवल बुक। पी इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया गया है, एडजॉइंट ऑफ पी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। यही आएगा पी इनवर्स, चेक कीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एनीवन गेटिंग द आंसर? ये कल जो मैंने लिखा है, जो नंबर्स ये आ रहे हैं। Yes, sir. तो इस तरीके से हम एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, इस क्वेश्चन में जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे
जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, जो मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट करने का मतलब सारे एलिमेंट्स का कोसाइन कैलकुलेट करना नहीं होता। मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट करने का मतलब सारे एलिमेंट्स का कोसाइन कैलकुलेट करना नहीं होता। अब यहाँ पे नोटिस करो, बहुत सारे लोग तो ये भी कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका कोसाइन कैलकुलेट करना है, सारे एलिमेंट्स का कोसाइन कैलकुलेट कर लिया। अब बताइए cos π/3 कितना आएगा? 1/2। 1/2। cos π/6 √3/2, ये √3/2, cos π/2 1/2, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। बट वो गलत मेथड है। मैट्रिक्स का कोसाइन कैलकुलेट करने का मतलब सारे एलिमेंट्स का कोसाइन कैलकुलेट करना नहीं होता। अगर आपने सारे एलिमेंट का कोसाइन कैलकुलेट किया गलती से तो आपको लगेगा ऑप्शन डी करेक्ट है, बट ये गलत ऑप्शन, गलत आंसर है। करेक्ट वे इज दिस वन और करेक्ट आंसर है डी। सर आपने जो कॉमन √3/4 कॉमन लिया है, वो दोनों से कॉमन नहीं लिया, एक रो R1 और R2 दोनों से आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा इसका। मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं। जो आप रो कॉलम से कॉमन लेने की बात कर रहे हो डिटर्मिनेंट में होता है। ओके, मैट्रिक्स में पूरे से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड है। और थोड़ा बहुत क्वांटम में जो आप पढ़ते हैं उसका भी यूज करना पड़ेगा। ये नेट जून 2017 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है बेसिकली क्या बोला गया, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड भी पाउली मैट्रिसेस, जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस पढ़ते हैं वही है, ठीक है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, एक रिलेशन गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये रिलेशन बेसिकली वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस रिलेशन का राइट हैंड साइड चेक करें, उसमें कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और लेफ्ट हैंड साइड चेक करें तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इट इज वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। राइट हैंड साइड में है एक्स वाई जेड, लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। बेसिकली यही पूछा गया है, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। दिस कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड एज फॉलोज। जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इनके बीच में क्या रिलेशन है मैट्रिक्स के फॉर्म, ये पूछा गया है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन पूछा गया है, और रिलेशन के अंदर कुछ पाउली स्पिन मैट्रिसेस है। एज यू नो, जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस होते हैं, सिग्मा एक्स इट इज इक्वल टू 0 1 1 0। सिग्मा वाई it is 0 minus iota iota 0, and sigma z is 1 0 0 minus 1. So these are well known Pauli matrices, आप लोगों ने क्वांटम में भी पढ़ा है। इन मैट्रिसेस को अगर आप यूज करते हैं तो आप चेक करके देखो, जो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है उसमें एक एक्सप्रेशन है एक्स सिग्मा एक्स प्लस वाई सिग्मा वाई प्लस जेड सिग्मा जेड ऑन द राइट हैंड साइड, ऐसा एक एक्सप्रेशन। एक्स वाई जेड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, हमने कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाए, जस्ट आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इनका मैट्रिक्स फॉर्म रिप्लेस करो और एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपको एक 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा।
please check, it is z x minus iota y x plus iota y minus j. minus z. सिंपल कैलकुलेशन है ये, जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड है यहाँ पे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों मैट्रिक्सेस को ऐड करो। सिमिलरली इस रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये एक्सप्रेशन, डिफरेंस सिर्फ क्या है, एक्स वाई जेड के बदले एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो एक्स डैश सिग्मा एक्स प्लस वाई डैश सिग्मा वाई प्लस जेड डैश सिग्मा जेड, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट का आएगा, z के बदले z डैश, x के बदले x डैश, y के बदले y डैश। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन गिवन है, बिकॉज हमें जो कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बताया है वो मैट्रिक्स फॉर्म में बताना है। सिंस हमें रिलेशन मैट्रिक्स फॉर्म में बताना है, इसलिए हम इनके बदले क्या रिप्लेस करेंगे, ये मैट्रिसेस रिप्लेस करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के बदले और इस एक्सप्रेशन के बदले ये मैट्रिसेस रिप्लेस करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए जो e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा सिग्मा जेड, और यहाँ पे है e टू दी पावर प्लस आयोटा थीटा सिग्मा जेड। अब जो सिग्मा जेड है वो तो मैट्रिक्स है ना, सिग्मा जेड एक मैट्रिक्स है, आयोटा थीटा सम नंबर, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक मैट्रिक्स है। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो बेसिकली एक 2x2 मैट्रिक्स है, उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है। इस टर्म में भी ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए ब्रैकेट के अंदर जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नॉन डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल। डायगोनल, सिग्मा जेड तो डायगोनल है ना। अगर सिग्मा एक्स सिग्मा ये होता तो नॉन डायगोनल बोलते, बट सिग्मा जेड इज डायगोनल, और डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहां तक जो बताया गया क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन था वो पहले लिखते हैं, एक्स डैश सिग्मा एक्स प्लस वाई डैश सिग्मा वाई प्लस z dash sigma z. This is term on the left hand side equal to, on the right hand side देखिए, exponential of some diagonal matrix iota theta by 2, ये तो नंबर है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आएगा, into sigma z into x sigma x प्लस y सिग्मा y प्लस z सिग्मा z into another exponential term, exponential of minus iota theta by 2 sigma z। ठीक है ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स आएगा z डैश x डैश माइनस आयोटा y डैश x डैश प्लस आयोटा y डैश माइनस z डैश। ऑन द राइट हैंड साइड जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको नोटिस कीजिए, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है सिग्मा जेड, आपको पता है सिग्मा जेड डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले सिग्मा जेड के साथ आयोटा थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए। जो सिग्मा जेड है डायगोनल मैट्रिक्स उसके साथ
आयोटा थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, उसका एक्सपोनेंशियल। तो e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 0 0 0 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें आएगा आयोटा थीटा बाई 2 माइनस आयोटा थीटा बाई 2, उनका एक्सपोनेंशियल, बाकी सेम रख दिया, मतलब बाकी 0 इनटू ये सेकंड टर्म होगा z x माइनस आयोटा y x प्लस आयोटा y माइनस z। और थर्ड जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका आप लिख सकते हो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 0 0 e टू द पावर प्लस आयोटा थीटा बाई 2। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल का जो कैलकुलेशन बताया गया था वो हमने यहाँ पे यूज किया। या थर्ड पार्ट में भी क्या किया गया, पहले सिग्मा जेड लिखेंगे, फिर उसके साथ माइनस आयोटा थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिग्मा जेड के साथ माइनस आयोटा थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड जो है उसमें तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड सेम रखेंगे, राइट हैंड साइड तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, पहले इन तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। फिर आप दोनों तरफ एलिमेंट्स कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स we can obtain the final result. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको पता चल जाएगा। बोथ साइड वी कैन ऑब्टेन द रिलेशन, जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन पूछा गया था वो मिल जाएगा। टेक्निक क्लियर एवरीवन? जस्ट हमने यहाँ पे पाउली स्पिन मैट्रिसेस का जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो यूज किया है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो टेक्निक यूज किया। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है और लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। आई थिंक इसके बाद वाला कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं, उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर एक्सपोनेंशियल सर टर्म सारे हट गए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। क्या सर एक्सपोनेंशियल टर्म हट गए, वही आ गया जो मतलब 80 मैट्रिक्स है। एक्सपोनेंशियल तो कर दीजिए। एक्सपोनेंशियल नहीं हटेगा। एक्सपोनेंशियल क्यों हटेगा? एक्सपोनेंशियल साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल से तो आएगा जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो। ये जो एक्सपोनेंशियल है इसी से तो साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा कैलकुलेशन करेंगे तो। कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन कीजिए आ जाएगा आंसर।
ए या बी, इनमें से कोई एक आंसर है, फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन, इनमें से दो, एक में से एक आंसर है। ओके, किसी ने बताया बी, चेक कर लीजिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक आंसर है, कैलकुलेट कीजिए, आप पता चल जाएगा। ऑप्शन बी। किसी ने पूछा सेकेंड स्टेप कैसे किया। ये जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन बताया गया था, ये डी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है इस फॉर्मेट का, तो e टू द पावर डी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल, तो वही तो यूज किया मैंने। यहाँ पे जो e टू द पावर जो आयोटा थीटा इंटू सिग्मा जेड है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, और डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो ऑलरेडी बताया गया है। यहाँ पर भी जो माइनस आयोटा थीटा बाई 2 सिग्मा जेड है, सिग्मा जेड क्या है वो तो पता है ना, वो रिप्लेस कीजिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट किया गया। एंड इस एक्सप्रेशन के बदले ये मैट्रिक्स, ये पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया गया है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसके बदले ये मैट्रिक्स, ये भी कैलकुलेट किया गया है पिछले स्लाइड में। उसके बाद तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, दो तीन लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन है। ओके, तो आई थिंक टेक्निक क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड करूंगा। यस सर। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस में, और एक चीज बचा हुआ है, दैट इज रोटेशन मैट्रिसेस। जैसे बोला गया था जो मैट्रिसेस है, ये ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने आइगेन वैल्यू, आइगेन वेक्टर, जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक सिस्टम के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उनको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उन मैट्रिसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो हम जो रोटेशन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ये रोटेशन मैट्रिक्स बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो रोटेशन के थ्रू होगा, मतलब आपने किसी चीज का रोटेशन किया, रोटेशन करने का मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म तो होगा, तो रोटेशन की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोला जाता है रोटेशन मैट्रिक्सेस। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज डन वाया रोटेशन, हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी मैट्रिक्स को बोला जाता है रोटेशन मैट्रिक्स। हम यहाँ पे दो टाइप के रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स, दूसरा वेक्टर रोटेशन मैट्रिक्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो रोटेट करेगा, वेक्टर फिक्स्ड रहेगा अपने पोजीशन। तो एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, उनका रोटेशन होगा, वेक्टर अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा, वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स का रोटेशन हो रहा है, वेक्टर अपने जगह पे। तो ऐसे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो केस है, हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। रोटेशन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस। तो हम एक्स वाई प्लेन में रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रोटेशन किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो रोटेशन किसका हो रहा है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा है। तो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं पहले। इन द एक्स वाई प्लेन, these are x axis and y axis.
this is x, this is y. And perpendicular to the plane z axis होगा. This is the origin. तो आपके लैपटॉप में या मोबाइल पर जो स्क्रीन दिख रहा है वो XY प्लेन है एंड परपेंडिकुलर टू योर मोबाइल स्क्रीन इज Z एक्सिस. ठीक है, इस स्क्रीन जो है वो XY प्लेन है, इसके बाद परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो Z एक्सिस है. X एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है I कैप, Y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है J कैप. now हमने Z एक्सिस के अबाउट रोटेट किया. रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. सपोज रोटेशन होने के बाद ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है. मैंने यहाँ पे जो रोटेशन शो किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है. क्या डिफरेंस आएगा अभी बता रहा हूं. तो जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सेस है, उसको रोटेट किया गया. नया कोऑर्डिनेट एक्सेस है x डैश y डैश. x डैश एंड y डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर से सपोज I कैप डैश j कैप डैश. ठीक है, and angle of rotation is phi. कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया गया है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है phi. अब जो मैंने बोला रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे जो शो किया है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो phi पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो phi नेगेटिव होगा. ये चेंज होगा सिर्फ. फाई क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन. इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फाई पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, फाई नेगेटिव है क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए. तो रोटेशन मैट्रिसेस का जो एक्सप्रेशन अभी हम डिराइव करेंगे वो कॉमन एक्सप्रेशन है. मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, रोटेशन मैट्रिक्स का हमें कॉमन एक्सप्रेशन यूज करेंगे. रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फाई का वैल्यू पॉजिटिव रिप्लेस करेंगे. रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो फाई का वैल्यू नेगेटिव रिप्लेस करेंगे. सपोज क्वेश्चन में बोला गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 60 डिग्री, तो फाई क्या होगा? +60. क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 45 डिग्री, तो फाई कितना होगा? -45. तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो फाई का वैल्यू नेगेटिव लेंगे. बट दोनों के लिए रोटेशन मैट्रिक्स सेम यूज कर रहे हैं. नाउ सपोज XY प्लेन, यहां पे एक पॉइंट है P एंड P के कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है OP. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. तो अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस रोटेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस रोटेट करने का मतलब बेसिकली रेफरेंस फ्रेम रोटेट कर रहा है. रेफरेंस फ्रेम चेंज हो रहा है. पहले रेफरेंस फ्रेम क्या था? x y. रोटेट होने के बाद रेफरेंस फ्रेम क्या है? x डैश y डैश. तो बेसिकली रेफरेंस फ्रेम में चेंज होगी. ठीक है, तो जो ओल्ड रेफरेंस फ्रेम है या ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y, सपोज ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XY एंड न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश. तो ओल्ड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में XY है इसका कोऑर्डिनेट, और न्यू रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है x डैश y डैश. अब बताइए रेफरेंस फ्रेम चेंज करने की वजह से क्या पॉइंट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या वेक्टर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, वेक्टर तो वहीं पे है. वेक्टर या जो पॉइंट है, ये टिप जो है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. रेफरेंस फ्रेम चेंज होने की वजह से उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए.
ऑब्वियसली रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज करते हैं तो कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही, लेकिन वेक्टर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो किस चीज का है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का है, वेक्टर का नहीं। वेक्टर का पोजीशन फिक्स्ड है, रेफरेंस फ्रेम चेंज होने की वजह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैथमेटिकल फॉर्म चेंज होगा, वेक्टर वहीं पे होगा। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर है OP विथ रेस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम XY, OP वेक्टर को आप लिख सकते हो XI कैप प्लस YJ कैप, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? X डैश I कैप डैश, ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर भी चेंज हो रहा है, Y डैश J कैप डैश। दिस इज द पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब बिफोर रोटेशन, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब आफ्टर रोटेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेक्टर एज ए होल चेंज नहीं हो रहा है। जो वेक्टर है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वेक्टर एज ए होल सेम है, लेकिन उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आप लोग EMT में तो सारी चीजें यूज किए होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर में ट्रांसफॉर्मेशन, कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में ट्रांसफॉर्मेशन। एक वेक्टर कार्टेशियन में है उसको आपने स्फेरिकल पोलर में चेंज कर लिया, या स्फेरिकल पोलर में है कार्टेशियन में चेंज कर लिया। जब आप वेक्टर को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या वेक्टर एज ए होल चेंज करता है या उसके कंपोनेंट्स चेंज करते हैं? कंपोनेंट्स। जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज करते हैं, यूनिट वेक्टर चेंज करता है, लेकिन वेक्टर एज ए होल सेम रहता है। तो यहां पर भी वेक्टर एज ए होल सेम है, लेकिन इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बदल गया है। ना हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं XY और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं X डैश Y डैश, इनके बीच में रिलेशन पता करना। नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन। रिलेशन बिटवीन XY and X dash Y dash। तो X डैश और Y डैश के बीच में रिलेशन, XY और X डैश Y डैश में रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके अलोंग ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या है? X एंड Y, सॉरी X डैश Y डैश। न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है X डैश एंड Y डैश। इनके अलोंग ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे ये न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है X डैश, X डैश के अलोंग X का कंपोनेंट कितना हो? X cos theta। X cos फाई, ये एंगल फाई है, तो X डैश और X के बीच में एंगल है फाई, तो X डैश के अलोंग X का कंपोनेंट होगा X cos फाई। प्लस X डैश के अलोंग, X डैश ये है, लुक एट द पॉइंटर, X डैश ये है, इसके अलोंग ओल्ड कोऑर्डिनेट Y का कंपोनेंट। Y एंड X डैश में कितना एंगल है? ये एंगल कितना है? 90 माइनस 5। 90 माइनस 5। तो X डैश और Y के बीच में एंगल है 90 माइनस 5। तो cos 90 माइनस 5 जो बेसिकली sin फाई आ जाएगा, तो Y cos 90 माइनस 5। बेसिकली आपको दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, फिर उसका कोसाइन।
कंपोनेंट मतलब कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देन नेक्स्ट वन, y डैश के अलोंग x एंड y का कंपोनेंट, y डैश, लुक एट द पॉइंटर, y डैश ये है, इसके अलोंग x का कंपोनेंट, x एंड y डैश के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है? 90 + 5। 90 + 90 + 5। x एंड y डैश के बीच में एंगल है 90 + 5, तो कंपोनेंट होगा cos 90 + 5। cos 90 + 5 क्या होता है? -sin 5। -sin 5, cos 90 डिग्री + 5, सॉरी x होगा, x का प्लस y डैश के अलोंग y का कंपोनेंट, y डैश और y में एंगल कितना है? 5 cos 5। तो कंपोनेंट होगा y cos 5। y cos 5। तो जस्ट हमने क्या किया, जो ओल्ड न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश, उनके अलोंग ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x y का कंपोनेंट कैलकुलेट किया। x डैश के अलोंग x एंड y का कंपोनेंट, y डैश के अलोंग x एंड y का कंपोनेंट। और कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया? जस्ट उन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट किया, फिर कोसाइन उसका। तो x डैश के अलोंग x का कंपोनेंट ये है, y का कंपोनेंट ये है, y डैश के अलोंग x का कंपोनेंट ये है, y का कंपोनेंट ये है। क्लियर एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो इस लास्ट स्टेप में जो रिलेशन लिखा गया है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के बीच में, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए एक्स डैश इक्वल टू एक्स cos 5 प्लस सेकंड टर्म आ जाएगा y sin 5, cos 90 - 5 sin 5 आ जाएगा, एंड y डैश इक्वल टू cos 90 + 5 माइनस sin 5, तो -x sin 5 प्लस y cos 5। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x y एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश, इनके बीच में एंगल रिलेशन ये है। और ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू रोटेशन। ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रोटेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स आएगा x डैश y डैश, राइट हैंड साइड में भी एक कॉलम मैट्रिक्स x y, और साथ में ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, देखिए cos 5 sin 5 माइनस sin 5 cos 5। तो ऊपर जो दो रिलेशन लिखे गए थे उनको मैट्रिक्स इक्वेशन में आप ये लिख सकते हैं, दिस टू इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू दिस वन मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो एक्स वाई है लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर इन ओल्ड कोऑर्डिनेट। एक्स आई कैप वाई जे कैप, दिस इज वेक्टर इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। एंड राइट हैंड साइड में जो ये x डैश y डैश है, व्हाट इज दिस? दिस इज वेक्टर इन न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है रोटेशन की वजह से।
और अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए इस मैट्रिक्स का जरूरत है। जो ओल्ड वेक्टर है उसको अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यू वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर इन ओल्ड कोऑर्डिनेट इज दिस। इसको अगर आप रोटेशन इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा वेक्टर इन न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा मैट्रिक्स यूज हो रहा है? ये मैट्रिक्स यूज हो रहा है। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है? रोटेशन की वजह से। इसीलिए इस मैट्रिक्स को बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो ओल्ड कोऑर्डिनेट को न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन के वजह से हुआ है, रोटेशन के थ्रू हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। ये नोटेशन यूज किया जाता है आर ब्रैकेट के अंदर फाई। ब्रैकेट के अंदर जो फाई है वो एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर मींस रोटेशन और ब्रैकेट के अंदर जो फाई लिखा गया है वो एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बताया गया, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फाई पॉजिटिव होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फाई पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फाई नेगेटिव होगा। तो रोटेशन किसी भी तरफ हो हम यही मैट्रिक्स यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो फाई के बदले पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, क्लॉकवाइज है तो फाई के बदले नेगेटिव वैल्यूज होंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रोटेशन मैट्रिक्स आया है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। R transpose equal to R transpose into R equal to identity matrix. ये एक रोटेशन मैट्रिक्स है, वो आप चेक कर सकते हैं। और जैसा बताया गया था रोटेशन मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? +1 और -1। इस केस में डिटर्मिनेंट +1, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। और यहाँ पे रोटेशन किसका हो रहा है? XY कोऑर्डिनेट एक्सिस का। किसके अबाउट? Z एक्सिस के अबाउट इन XY प्लेन। वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा है, वेक्टर अपने पोजीशन पे ही है, बट कोऑर्डिनेट रोटेशन की वजह से वेक्टर का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। इस स्टेप में कोई डाउट है एनीवन? यहाँ पे और एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है इसमें जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव साइन, बिकॉज जब हम वेक्टर रोटेशन की बात करेंगे ना, ये साइन वाला जो पार्ट है ये थोड़ा चेंज होता है। पहला क्या है? कॉस साइन माइनस साइन कॉस। जब हम वेक्टर रोटेशन की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में साइन थोड़ा सा चेंज होगा। ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। CS माइनस एस सी। सी मतलब कोसाइन, एस मतलब साइन। यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने -s लिखा है। जब वेक्टर रोटेशन होगा ना तो हम देखेंगे ये साइन इंटरचेंज करेगा। जब वेक्टर रोटेशन होगा यहाँ पे -s आएगा, यहाँ पे +s आएगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे CC। वेक्टर रोटेशन में यहाँ पे -s आएगा, यहाँ पे +s। तो ऐसे अगर आप मतलब ये साइन वाला जो पार्ट है याद रखें तो एग्जाम में गलती नहीं है। एक्सिस रोटेशन है तो इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, वेक्टर रोटेशन है तो + साइन में जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ये XY प्लेन में ना हो के 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है तो क्या होगा? सर ये इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देना। कौन सा? सर जो अभी CS क्या लिखा, वेक्टर का क्या बोला आपने कुछ? ये साइन स्कीम बताया मैंने, सिर्फ पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव साइन
नेगेटिव साइन पॉजिटिव कॉस। ये सिर्फ साइन कैसा है ये याद रखने के लिए, वेक्टर रोटेशन जब होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, उसमें जस्ट ये साइन थोड़ा चेंज होता है। वेक्टर रोटेशन वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे -s आएगा, यहाँ पे +s आएगा, वो भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सिस रोटेशन में ये साइन फॉलो होता है। हाँ बताइए सर, आपने अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का बताया, वो एक बार दोबारा बताना। सपोज आपको बोला गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, तो फाई के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, +60 डिग्री। अगर आपको बोला गया क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 45 डिग्री, तो फाई के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, -45। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, दोनों के लिए हम यही मैट्रिक्स यूज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फाई के पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फाई के नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। रोटेशन किसी भी तरफ हो यही मैट्रिक्स यूज होगा। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव एंगल। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। क्या देखिए, रोटेशन ऑफ XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस का रोटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अबाउट Z एक्सिस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अबाउट Z एक्सिस है, ये अबाउट Y एक्सिस भी हो सकता है, अबाउट X एक्सिस भी हो सकता है। उस पे क्या होगा हम बताएंगे अभी। यहाँ पे XYZ एक्सिस का रोटेशन है किसके अबाउट, Z एक्सिस के अबाउट। तो रोटेशन मैट्रिक्स ये आता है, कैसे आया अभी बताएंगे। रोटेशन मैट्रिक्स ये आएगा, जस्ट लुक एट द नोटेशन जो यूज हुआ है। यहां पर R सफिक्स में Z यूज हुआ है। R के सफिक्स में Z लिखने का मतलब है Z इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, Z के अबाउट रोटेशन। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो फॉलो होता है। अगर सिंपल RZ लिखा गया है मतलब वो रोटेशन अबाउट Z एक्सिस ही है। This is the axis of rotation. And ब्रैकेट के अंदर जो फाई लिखा गया है, it represents angle of rotation. एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव होगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन नेगेटिव होगा फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ब्रैकेट के अंदर फाई एंगुलर ऑफ रोटेशन और सफिक्स में जो जेड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जेड एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा 3 डायमेंशन में, तो मैट्रिक्स देखने में ऐसा होगा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कैसे आया, काफी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पिछला केस डिस्कस किया था, कैलकुलेशन उसी टाइप का है। यहाँ पे सिर्फ 3 कंपोनेंट आ जाएंगे बिकॉज 3 डायमेंशनल स्पेस की बात की गई है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंस हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा, वेक्टर किसी प्लेन में नहीं होगा, वेक्टर भी 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा। ऑब्वियसली 2D स्क्रीन है, आई जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज। ये वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। ठीक है, सपोज दिस इज द पॉइंट P और ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। जो टिप है उसके कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट। नाउ अगर आप रोटेट करते हैं किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, तो यहां पे जो रोटेशन होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट होगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होता है तो क्या जेड एक्सिस का पोजीशन चेंज करेगा? नो सर, नहीं।
चेंज कौन कौन करेगा? एक्स एंड वाई। सपोज एक्स रोटेट होके इधर चला गया, एक्स डैश, एंड वाई रोटेट होके इधर चला गया, वाई डैश। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो जेड एक्सिस जो है वो वहीं पे रहेगा, और एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो फाई है। इसमें भी हम क्या करेंगे? एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के बीच में रिलेशन पता करेंगे। तरीका वही है, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। इन तीनों के अलोंग ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के कंपोनेंट। अब बताइए एक्स डैश के अलोंग एक्स का कंपोनेंट कितना होगा? cos phi, एक्स कॉस फाई। जस्ट एंगल कैलकुलेट कीजिए उसका कोसाइन, एक्स कॉस फाई। वाई का कंपोनेंट कितना होगा? y sin phi, वाई साइन, मतलब वाई कॉस 90 माइनस फाइव बेसिकली। और जेड का कंपोनेंट 0, जीरो। एक्स डैश और जेड में एंगल कितना है? 90, 90 डिग्री। और देख सकते हैं जो जेड एक्सिस है, जो जेड एक्सिस, लुक एट द पॉइंटर, जो जेड एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो जेड एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो एक्स डैश है वो तो एक्स वाई प्लेन में है ना, तो एक्स डैश एक्स वाई प्लेन में है और जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक्स डैश और जेड में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो कंपोनेंट कितना आएगा? जेड कॉस 90, बेसिकली जीरो हो जाएगा। वाई डैश के अलोंग एक्स का कंपोनेंट एक्स कॉस, सॉरी 90 plus 90 प्लस 5 90 plus 5 प्लस वाई का कंपोनेंट cos phi, वाई cos कॉस plus 5 cos और जेड का कंपोनेंट 0, 0 यहाँ पे भी सेम कॉस 90 डिग्री cos एंगल। 90, एंड जेड डैश के अलोंग एक्स का कंपोनेंट, Z एक्स का कंपोनेंट 0, 0, परपेंडिकुलर है ना। cos जेड 90, डैश के अलोंग वाई का कंपोनेंट 0, y वाई cos कॉस 90, और जेड डैश के अलोंग जेड का कंपोनेंट z, जेड, बिकॉज जेड डैश और जेड में एंगल कितना है? cos 0, 0 ध्यान रखिएगा, जेड के अबाउट रोटेशन है तो जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। रोटेशन के पहले जेड जो था, रोटेशन के बाद उसी को जेड डैश बोलेंगे, सेम डायरेक्शन, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है एक्सिस। तो इस तरीके से आप एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं ना। इनका वैल्यू आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इनमें देखिए बहुत सारे जीरो हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स जीरो। जहां जहां पे cos 90 आया वो सारा जीरो बन जाएगा और cos 0 1 आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन अभी कैलकुलेट किया गया, 1 ये जो रिलेशन आया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक्स वाई जेड के बीच में, इन तीन इक्वेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो रोटेशन मैट्रिक्स ये दिखेगा। ये तो क्लियर है। देखिए यहाँ पे cos फाई है, cos फाई cos 90 प्लस वाई साइन फाई 0, यहाँ पे आएगा माइनस साइन फाई cos फाई 0 0 0 1, यही मैट्रिक्स ऊपर लिखा गया है। cos फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई cos फाई 0 0 0 1। इन तीन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। So this is the rotation matrix corresponding to rotation in three-dimensional space about z axis. An important thing, अब मुझे बताइए जो वेक्टर है उसके z कंपोनेंट में कोई चेंज होगा? No, नहीं, no, बिकॉज रोटेशन किसके अबाउट है?
जेड एक्सिस के अबाउट, तो वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जेड डैश इक्वल टू जेड। तो जब जेड जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे जेड एक्सिस का रोटेशन है तो जेड कंपोनेंट विल रिमेन फिक्स्ड। बिफोर रोटेशन जेड कंपोनेंट जो था, आफ्टर रोटेशन भी जेड कंपोनेंट वही होगा। एग्जाम के लिए आपको ये मैट्रिक्स फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। याद रखने का तरीका जो बताया गया था, +CS0 -SC0 ऐसे आप ये साइन वाला पार्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे आएगा C मतलब कोसाइन, S मतलब साइन, 0 -S मतलब माइनस साइन, C कोसाइन 0 0 0 1। मैट्रिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप ये मैट्रिसेस यूज कर सकते हैं। जेड cos 90 कैसे आया? जेड एक्सिस इज इन, जो जेड एक्सिस है, जेड है, जेड किस तरफ होता है? परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। और एक्स डैश किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो जेड जो है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक्स डैश जो है, एक्स डैश एंड ऑल्सो वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन Z and X dash will be 90 degree. Angle between Z and Y dash will also be 90 degree. तो एक XY प्लेन में है, दूसरा XY प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आई थिंक क्लियर है रोटेशन मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट था? रोटेशन था जेड एक्सिस के अबाउट, तो जेड कंपोनेंट फिक्स्ड है। ऐसे रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। जब वाई एक्सिस के अबाउट होगा तो वाई कंपोनेंट फिक्स्ड होगा, जब एक्स एक्सिस के अबाउट होगा तो एक्स कंपोनेंट फिक्स्ड होगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन है तो रोटेशन मैट्रिक्स ये आता है, यहाँ पे लिखा गया। सर एक सेकंड पीछे करना, जस्ट 1 मिनट। रोटेशन जब एक्स एक्सिस के अबाउट है, द रोटेशन मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। कैसे आया? अभी हमने जेड एक्सिस के लिए कैलकुलेट किया, वैसे इसके लिए कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा तो रोटेशन मैट्रिक्स ये आ जाएगा। सफिक्स में एक्स होने का मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, और जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो मैट्रिक्स का फॉर्म ये आएगा। आर वाई का मतलब, वाई सफिक्स में होने का मतलब वाई के अबाउट रोटेशन। एग्जाम के लिए ये रोटेशन मैट्रिसेस के जो फॉर्मेट्स हैं ये आपको याद रखना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हमने 4 केसेस डिस्कस किए रोटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा गया है, रोटेशन मैट्रिसेस विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। हमने पहले XY प्लेन में डिस्कस किया, फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्कस किया। जो रोटेशन मैट्रिसेस है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगी एंड उनका डिटर्मिनेंट +1 आएगा। तो रोटेशन मैट्रिसेस विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और उनका डिटर्मिनेंट ऑलवेज +1 आता है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है, XY प्लेन हो या 3 डायमेंशनल स्पेस हो, ऑलवेज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा और डिटर्मिनेंट +1 आएगा। तो लेट्स टेक ए ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ये बात। Just a second, sir.
हेलो हाँ बताइए। सर, यहाँ पर जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या यहाँ पर नहीं होता? होता है ना, ये ना माइनस साइन तो यहाँ पे आया ना। ओके, मतलब और जो आर एक्स और आर जेड था यहाँ पर, तो यहाँ पर था ना। हाँ, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, जब आप वाई एक्सिस का वो रोटेशन करेंगे तो रोटेशन किसका होगा, एक्स एंड जेड का ना। ओके। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस एक्सिस का रोटेशन होगा उसको हम इन द प्लेन ऑफ द पेपर लेते हैं, और वाई का वो रोटेशन है तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे इधर। ओके। तो अब मुझे बताइए, ये अगर वाई है तो एक्स और जेड कौन सा होगा, ये एक्स होगा या जेड होगा? ये वाई होगा। वाई हम नॉर्मली सब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर लेते हैं। मतलब ये तरीका ये है, जिसके अबाउट रोटेशन है उसको ऑलवेज हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर लेते हैं। इसमें समझने में आसानी होती है। ये कौन सा एक्सिस होगा? एक्स। नो, यही गलती है। जेड सर। ये जेड होगा। ध्यान रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन है वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने गलती से इसको एक्स ले लिया होता ना, वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो नहीं करता, जो गलत है। आप यहाँ पे चेक करो, ये राइट हैंड थंब रूल कैसे है। आप एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ राइट हैंड को रोटेट करो, जो थंब है वो जेड एक्सिस की तरफ आएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के टाइम पे जो भी ओरिएंटेशन आप लेंगे वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट दिस। इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन ऊपर आएगा, प्लस साइन नीचे आएगा, इसकी वजह से। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर शुरू के स्लाइड शो कर दीजिए 2-3 सर। यस सर। सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए एक बार। फर्स्ट स्लाइड 11 नंबर स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर 11 नंबर स्लाइड दिखा दीजिए। सर लास्ट स्लाइड भी। 11 है नहीं कुछ, ब्लैंक। सर लास्ट स्लाइड। सर एक पहली से